तो इस पे देखो हम लोग यहाँ पर जो हमने जो पढ़ाई की है ना अभी तक की रोटेशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था, रोटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडीज़ थी जिनकी शेप या साइज़ चेंज नहीं होती थी, है ना? मतलब शेप साइज़ चेंज होती थी मतलब अगर कोई 2 बॉडी है, ये कैसा भी मूव करे, इनके 2 मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कैसा रहेगा हमेशा फिक्स रहता था। दिस वाज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी जिसकी शेप या साइज़ चेंज नहीं होती है। भले हम बाहर से कितना भी फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन हमको भी प्रैक्टिकली पता है कि रिजिड बॉडीज़ करके कोई भी तरह की बॉडीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है। हम कोई भी बॉडी पे अगर फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी शेप या साइज़ में थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही होता है, ठीक है? तो हम जिस बॉडी की बात करते हैं ना वो होती है इलास्टिक बॉडीज़ या नॉन रिजिड बॉडीज़, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कि जैसे कोई भी रबड़ है खींचोगे तो लंबा हो जाता है, ठीक है? तो रिजिड बॉडीज़ क्या होती है? नोट कर लेना कॉपी पे नोट कर लो। रिजिड बॉडीज़ आर द बॉडीज़ rigid bodies are the bodies whose distance whose distance between the molecules whose distance between the molecules always remains same whose distance between the molecules always remains same ठीक है और हम जिस बॉडी की बात करते हैं ना ठीक है वो नॉन रिजिड होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर मान लो हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया ना तो इनकी 2 मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे मान लो रबड़ है, उसकी 2 मॉलिक्यूल्स हमने देखे यहाँ पे, या 2 हमने कोई पेन का मार्क लगा दिया, खींचा। हम देखते हैं इनकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है? फिर छोड़ते हैं तो वापस से क्या होता है, उनका जो पहले जो डिस्टेंस उनका बढ़ता था, वापस से वो थोड़ा बढ़ जाएगा ऐसा करके और फिर से जैसे हमने फोर्स को रिलीज़ किया ना, वापस से वो ऐसे आ जाता है ना? सीधी-सी बात है, तुम कोई गलती करते हो घर पे तो जनरली लड़कियों के साथ तो नहीं होता है लेकिन लड़कों के क्या पापा कान खींचते हैं, मम्मी कान खींचती है, तो कान खींचते तो थोड़ी ना तुम्हारा कान जो होता है हमेशा हमेशा टेढ़ा ही रह जाता है। नॉर्मल शेप में तो आ ही जाता है ना, ठीक है? तो ये नॉर्मल शेप में जो आ जाता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वज़ह से वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, क्लियर? तो हमने रिजिड बॉडी की पढ़ाई कर ली, हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं कि हमने फ़ोर्स अप्लाई किया, शेप साइज़ चेंज हो गया। हमने फ़ोर्स को हटा दिया, वापस से उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ मिल जाती है, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी होती है दिस इज़ कॉल्ड एज़ इलास्टिसिटी। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इलास्टिसिटी। द टेंडेंसी इसकी 2 डेफिनिशन है, ठीक है? एक जो मैंने अभी बताई थी और एक और डेफिनिशन है, ठीक है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज़ चेंज इन शेप और साइज़ इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और वो चाहती है कि उसकी शेप चेंज ना करे, ठीक है? ये उसकी जो टेंडेंसी होती है कि मेरी शेप चेंज ना हो, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। दूसरी डेफिनिशन इसकी क्या होती है इलास्टिसिटी की? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये एक कॉन्फिगरेशन हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स अरेंज है, ठीक है? अगर यही मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा अगर हो जाए, ये एक अलग कॉन्फिगरेशन हो गया, ठीक है? टू रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर
deforming force is removed। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन है। ठीक है, हम लोग दोनों को समझते हैं। दोनों का मतलब एक्चुअली एक ही है। जो पहले के साथ होता है वो दूसरे के साथ, दूसरी डेफिनेशन भी उसी चीज को सेटिस्फाई करती है। देखो, एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप और साइज को चेंज ना करे। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मान लो किसी बॉडी पे एक बाहर से हमने फोर्स अप्लाई किया है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? डीफॉर्मिंग। डीफॉर्म मतलब होता है फॉर्म को बदल दो। ठीक है, मतलब शेप को चेंज कर दो। तो ये बॉडी क्या करता है, ये बाहर से अप्लाई करोगे, बॉडी अपने अंदर फोर्स अप्लाई करेगा। हम चाहते हैं कि बॉडी का शेप चेंज करे, बॉडी बोलेगा कि नहीं, हम अपना शेप को चेंज होने के लिए नहीं देंगे। ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर? अगर हम पहली डेफिनेशन देखें ना, तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम दो बॉडी को ले, ये अधिकतर क्वेश्चन आता भी है कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तो हम देखते हैं रबर को हमने थोड़ी सी ताकत लगाई, रबर ने तुरंत अपना मुंह को चेंज कर लिया, शेप को चेंज कर लिया। ठीक है, मोटे से पतला हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही फोर्स स्टील पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टील नहीं, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया स्टील के ऊपर, तो हाँ, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया स्टील के ऊपर, स्टील क्या बोलेगा, नहीं मैं अपनी शेप चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तुम लगा रहे हो ताकत, स्टील चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि स्टील जो होता है अपनी शेप को ज्यादा अपोज करता है। ठीक है, अपने शेप और साइज को, तो हम कहते हैं स्टील कैसा होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गई बात कि पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो आंसर है स्टील ज्यादा इलास्टिक है। अच्छा, और देखा भी है जो ब्रिज होते हैं, ठीक है, जो बड़े-बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनके लिए स्टील यूज़ होते हैं, ताकि अगर हमने बाहर से फोर्स अप्लाई भी किया, तो उनकी शेप और साइज़ चेंज ना करे। सोचो अगर हमने रबर जैसा कुछ से बना दिया ब्रिज, हल्का सा एक ट्रक भी चला और ब्रिज टेढ़ा हो गया। ऐसे ऐसे तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, दूसरी डेफिनिशन की बात की जाए, दूसरी डेफिनिशन की अगर बात की जाए, तो बॉडी की हमने हमने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे, ठीक है? जैसे फोर्स अप्लाई किया बॉडी का शेप चेंज हो गया, ठीक है? अब वो बॉडी अ, की टेंडेंसी, जैसे हमने फोर्स को छोड़ा, ठीक है? बॉडी क्या करेगी, अपनी नेचुरल शेप में वापस से आ जाएगी। तो जो नेचुरल शेप में वापस से आ जाती है, तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। दोनों डेफिनिशन में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क आ रहा है। अगर हम सेकंड डेफिनिशन की बात करें, तो सेकंड डेफिनिशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है कि सेकंड डेफिनिशन के अकॉर्डिंग और ये सेकंड डेफिनिशन अगर तुम देखोगे ना, तो सेक्शन 9.3 में एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है, ठीक है? तो सेकंड डेफिनिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टील और रबर का, ठीक है? स्टील और रबर का कंपैरिजन करते हैं, तो हमने मान लो स्टील भी है हमारे पास, ये स्टील है, ये हमारे पास रबर है। हमने दोनों को खींच के लंबा किया। हमने जैसे फोर्स को छोड़ा, स्टील क्या होती है? स्टील अपने स्टील एकदम खींच के लंबी हो जाती है। तार को खींचोगे ना, तो उसकी वो खींची की खींची रह जाती है। रबड़ को हमने खींचा, रबड़ तुरंत आ गया अपने में। तो इस डेफिनिशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इलास्टिक कौन हुआ? आंसर है रबड़। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रबड़ तो अब तुरंत छोड़ो, तुरंत आ जाता है अपनी शेप और साइज़ में। तो ये डेफिनिशन तो कन्फ्यूजिंग लग रही है ना? पहली वाली बोलती है स्टील, दूसरी वाली बोलती है रबड़, क्योंकि रबड़ तुरंत आ जाता है। ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पर जो सेकंड डेफिनिशन है ना, इसमें थोड़ा-सा मॉडिफाई करना है, ठीक है? आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है? अ, डिफॉर्मिंग फोर्स शुड बी विदिन लिमिट, ठीक है? विदिन लिमिट मतलब क्या हो गया? मान लो कि हमारे पास रबड़ है, ठीक है? अगर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया ना, ठीक है? तो स्टील की ल लेंथ हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बड़ी की बड़ी रह जाती है, आती नहीं है। तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? हमको एक लिमिटेड फोर्स अप्लाई करना है। वो फोर्स कितना होता है, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। वो हम जा कर के अभी आगे जाके सीखेंगे, ठीक है? अगर हमने मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रबड़ और स्टील है, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है। हमने क्या किया, स्टील पे और रबर पे हमने फोर्स अप्लाई किया। स्टील की लेंथ को हमने एकदम ज़रा-सा फोर्स अप्लाई किया। मान लो 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है? और स्टील की लेंथ बढ़ती है 0 पॉइंट, ये मान लो 1 मीटर थी, स्टील की लेंथ बढ़ती है 0.0000001 मीटर से, ठीक है? हमने रबर पे भी फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, इसकी लेंथ बढ़ जाती है 0 पॉइंट, ठीक है?
0.001 मीटर, ठीक है? बहुत छोटी, इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ती है। हमने छोड़ा, खट से स्टील यहाँ पे आ गया। हमने छोड़ा, रबड़ को यहाँ पे आने में टाइम लगा, ठीक है? तो स्टील जल्दी से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, थोड़े से फोर्स के लिए। हम उसी फोर्स के लिए इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से क्या बोला, स्टील कैसा है? ज़्यादा इलास्टिक है और रबड़ कैसा है? कम इलास्टिक है। तो सेकंड डेफिनेशन में अगर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ना, ठीक है? और मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी भी है, तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? स्टील होता है फ्रॉम बोथ द डेफिनेशन, ठीक है? तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ना, लिखा हो तो ये वाला डेफिनेशन लिखा हो, ठीक है? ठीक है? सेकंड डेफिनेशन की ज़रूरत क्या थी? ठीक है? क्योंकि तुम आगे जाकर के देखोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि ऐसे ग्राफ तुम देखोगे, ठीक है? ये ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से ऐसे जाता है। वहाँ पे इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मिंग फोर्सेस वो सब डिफाइन किए गए, ठीक है? तो अगर हम उस टेक्निकल भाषा में देखें ना, तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये देखो, ये तुमको क्या है, जल्दी से तुमको फ़ील दे देता है, ठीक है? ईज़ी है समझने में। लेकिन जब हम लोग आगे जब इसके ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस कैरी करेगा, ठीक है? ऐसा, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है? ये 1 मार्क का क्वेश्चन अधिकतर आता है, ठीक है? तो तुमको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है? तुम डेफिनेशन में से कोई भी उसको रीज़न बना के लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो, आगे हम देखते हैं अब कि अब ये जो चीज़ें होती है ना, कि इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको थोड़ा-सा फ़ील लेने के लिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में जैसे समझाया गया ना, कैसे समझाया गया, जैसे मान लो हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है, सीधी-सी बात है, ठीक है? हमने ब्लॉक को ऐसा खींचा, यहाँ ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है? हमने ब्लॉक को रिलीज़ कर दिया, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलास्टिक है जो कि हमको दिखता है, ठीक है? यही इलास्टिक की जो प्रॉपर्टी थी, हमने खींचा तो वापस अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे हमको स्प्रिंग दिख रहा है, लेकिन ये जितनी भी बॉडीज़ होती है ना, ठीक है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी एक-दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, हमको दिखता नहीं है, ठीक है? वो ऐसे मान लो, ऐसे करके मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके बीच में कौन-सा फोर्स लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बिहेवियर है ना, बिल्कुल से स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी स्प्रिंग से बंधे हुए, ठीक है? अब तुमको सोचोगे कि यहाँ मॉलिक्यूल्स है, तुमने अपनी स्टील की प्लेट ली और तुमने उसको एकदम टुकड़े-टुकड़े कर दिए, ठीक है? हथौड़े में मार-मार करके। सोचो तुमको वहाँ से स्प्रिंग मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? दिस इज़ जस्ट लाइक ए, ये ऐसा बिहेव करता है, ठीक है? ये पूरा चलता चला जाता है, ठीक है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज़ एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? इससे क्या हमको इलास्टिसिटी की बेटर फील आती है, ठीक है? और कोई बात नहीं है। जैसे हमने इसके ऊपर अप्लाई किया बाहर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है? जैसे हमने बाहर से अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे होता है रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग वापस से खींचती है। हमने खींचा इसको, ये ये लंबा हो जाएगा स्प्रिंग, ये चाहेगा छोटा हो जाए वापस। तो यहाँ पे छोटा हो जाए, ताकि ये अपने जो इसका जो ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ओरिजिनल जो शेप है, जो साइज़ है, ठीक है? वो कैसा रहे? मेंटेन्ड रहे। तो इस तरह से हम लोग ये स्प्रिंग वाले से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी बॉडी की शेप को चेंज किया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप क्यों लेना पसंद करती है? क्या कारण होता है? तो आंसर है रीस्टोरिंग, ठीक है? अच्छा, रीस्टोरिंग फ़ोर्स, ये हमारा यहाँ पे समझ में आ गया तुमको? अच्छा, एक चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है? फिज़िक्स की एक जनरल बात है ये कि हम जब पढ़ाई करते हैं ना, जब हम स्टडी करते हैं, तो हमने हमने हमेशा स्टडी 2 तरीके से करते हैं, एक एनर्जी से और एक फ़ोर्स से। फ़ोर्स और एनर्जी से करते हैं, ठीक है? जो चीज़ को हम लोग फ़ोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ को हम लोग एनर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या देखा जाए ना अगर, तो एक डायग्राम है, ठीक है? ये डायग्राम अ, तुमको 3-4 जगह अपने बुक में मिल जाएगा, ठीक है? ये सेम टू सेम डायग्राम तुमको इलास्टिसिटी चैप्टर में मिलेगा। सेम टू सेम डायग्राम तुम लोगों को मिलेगा इसमें भी, हीट हीट में मिलेगा। सेम टू सेम डायग्राम तुम लोग को मिलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेगा, जब तुम लोग क्लास 12th में आकर के वो पढ़ोगे, न्यूक्लियस पढ़ोगे। वहाँ पर क्या डायग्राम दिखाया गया कि मान लो कोई भी अगर ये ऐसे करके,
अगर हम डिस्टेंस को यहाँ चेंज करते हैं ना, ठीक है, तो डिस्टेंस को चेंज करने से क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो डिक्रीज करती है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स, हमने किसी बॉडी पे बाहर से अप्लाई फोर्स किया, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स अंदर में फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उसकी शेप चेंज ना करे। दैट इज ओनली रीस्टोरिंग फोर्स। सिंपल सा मतलब, जैसे दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस एकदम ऑप्टिमम डिस्टेंस, ठीक है। जैसे स्प्रिंग का एक ऑप्टिमम लेंथ होता है ना, वैसे ही ऑप्टिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। सोचो कि ये स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया, तो हमने इसके डिस्टेंस को बढ़ाया। ये जो डिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, ठीक है, ये अपने अंदर मॉलिक्यूल एक फोर्स पैदा करता है ताकि वो अपने ओरिजिनल गैप में ही रहे, ठीक है। ओरिजिनल, जैसे स्प्रिंग कैसे अपने हमेशा ओरिजिनल लेंथ पे ही रहना पसंद करती है, दबाओगे तो बाहर की तरफ खुलेगी, खींचोगे तो अंदर की तरफ दबेगी, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाता है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एंड दिस दैट फोर्स वी अप्लाई इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे हमने ये ब्लॉक पे अप्लाई किया, तो स्प्रिंग के अपने अंदर लगाती है फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग। ठीक जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है ना, वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आई थिंक ये बात समझ में, बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तुम लिख सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स which tries to bring the body to its original shape, size और configuration, ठीक है। डेफिनेशन में रीस्टोर वर्ड मत यूज करना, क्योंकि रीस्टोरिंग में ही रीस्टोर आ रहा है, तो वो क्या, वो तो अच्छा नहीं लगता, मतलब ही क्या बन रहा है रीस्टोर मतलब, तो ब्रिंग बैक लिख देना बस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास मान लो कोई एक पोटेंशियल एनर्जी का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके इनका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, तो तुमको पता है मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है K Q1 Q2/R, ठीक है। ये उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जैसे कैसे ग्रेविटेशन का था G m1 m2 वैसे उनके बीच का कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है। ये देखा गया है कि जब दो मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं ना, तो जब वो उनका डिस्टेंस का, जब वो बहुत पास रहते हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे वो पास आते हैं ना, ठीक है, उनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो कम होने लगता है, ठीक है। और अगर वो सॉरी नजदीक रहेंगे ना, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो काफी नजदीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। जैसे जैसे दूर जाएंगे ना ये मॉलिक्यूल्स, दूर जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनका बढ़ता है, ठीक है। एक टाइम में वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाते हैं ना, ठीक है, इनका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो कम हो जा काफी कम हो जाता है, ठीक है, एकदम नेगेटिव हो जाता है एक डिस्टेंस पे। अगर ये और दूर जाते हैं ना, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर से बढ़ना चालू हो जाती है। याद रखना, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर आर नॉट पे, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो सबसे मिनिमम होती है, ठीक है, यहाँ पर यू नॉट, और नेगेटिव होती है। वो कैसी एनर्जी होती है, नेगेटिव, ठीक है। अगर हमने ये डिस्टेंस रखा, ठीक है, इतना डिस्टेंस रखा, तो कैसा होगा, एनर्जी ज्यादा है, यहाँ भी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं। और यहाँ पे रखते हैं तो भी एनर्जी कैसी हो जाती है, यहाँ पे सबसे लेस होती है, यहाँ पे कैसी हो जाती है, मोर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हमने मॉलिक्यूल्स को काफी क्लोज कर देते हैं ना, ठीक है, तो उनकी एनर्जी कैसी होती है, बढ़ जाती है। अगर हम मॉलिक्यूल्स को काफी दूर कर देते हैं तो भी उनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। बीच में कोई लोकेशन होता है, एक एवरेज डिस्टेंस होता है जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, और वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी का मैंने बताया था अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो जाता होगा, ठीक है, तो मैं तुमको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि
जब कोई 2 चार्ज अगर होते हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जब उनकी उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो उनका फ़ोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। और अगर वो बहुत नज़दीक हो जाते हैं ना, ठीक है, तो भी उनका फ़ोर्स पे जो कुछ ऐसा होता है कि वो रिपल्सिव टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो अपने को उस चीज़ से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना अभी को, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस की पूरी कहानी हो जाती है। अब हमने क्या देखा कि अगर मान लो जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? अगर हमने इनके डिस्टेंस को क्या कर दिया बढ़ा दिया, ठीक है? तो ये नज़दीक आने की कोशिश करेगा, अंदर कर दिया तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक स्प्रिंग जैसे। तो और ये हमेशा कहाँ चाहते रहे ना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है? तो समझना इस चीज़ को। हम एक तो पूछा जाएगा इलास्टिसिटी क्यों होती है? आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? दूसरी बात पूछी जाएगी इलास्टिसिटी क्यों होती है? एनर्जी के बेसिस पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल चाहता है कि उन हर मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि उनके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहे, ठीक है? इसलिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेने की वजह से उनमें क्या आ जाती है इलास्टिक की प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब दूर रखेंगे तो पास आएगा और नज़दीक कर देंगे तो भी वो दूर जाकर के एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है, ठीक है? ये पता कुछ कहानी बिल्कुल ऐसी है, मान लो कि तुमसे पूछा जाएगा कि बॉडी एक टेबल पे हमने बॉडी को रखा, बॉडी क्यों नीचे गिरती है? तुमने बोला अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। मैंने बोला कि ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हर बॉडी चाहती है मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहना, ठीक है? तो अगर नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम एनर्जी स्टेट पे हो जाएगा ये, इसलिए नीचे आना चाहता है। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ होती है कि एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है? तुमको मान लो तुम खड़े हुए हो, ठीक है? तुमको बोला जाएगा खड़े रहो, तो तुम क्या क्या पसंद करोगे? बैठना पसंद करोगे, ठीक है? तुम बैठे हुए हो, तुम आधे घंटे बैठे रहोगे, तुमको क्या पसंद करोगे? लेटना पसंद करोगे, वहाँ हमारी एनर्जी और कम हो जाती है, ठीक है? ऐसा। तो इस तरह से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको तुम लोग ज़रा ग्राफ को नोट कर लेना, ठीक है? और मैं वो शॉर्ट पे लिख देता हूँ यहाँ पे। इलास्टिक प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू uh, restoring force or elastic property is because all the molecules tend to remain in minimum energy state। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? हम फोर्स से ही एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? तो इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी भी एक चीज को तुम याद कर लो, ठीक है? तो तुम समझ जाओगे। क्लियर होगी बात सबको? इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स। सेकंड की उतनी फील नहीं आती है, फर्स्ट की फील ज्यादा आती है क्योंकि हमको फोर्स अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सब लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है, इसका भी और ये डायग्राम का भी, ठीक है? अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुछ हम लोग को बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ने, जैसे कि यहाँ पे एक हमको टर्म पढ़ना स्ट्रेस, ठीक है? स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें ना तो ऐसे लिख सकते हैं द इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं, के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लिख दो। द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area is called stress, ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने किसी बॉडी पे अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स, ठीक है? और तो वो बॉडी भी क्या करती है, अपने अंदर में भी कुछ फोर्स डेवलप करती है। वो जो अपने अंदर जो डेवलप करेगी ना फोर्स, ठीक है? उसको हमने एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिया है ना, ऐसे मान लो ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है?
हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसके अंदर भी कितना इक्विलिब्रियम है, ठीक है, याद रखना, हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही होता है, ठीक है। कंडीशन क्या, इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जो बॉडी को खींच रहे हो, बॉडी एकदम तेजी से एकदम उसकी लेंथ एक्सेलरेशन से उसकी लेंथ चेंज हो रही है, वो नहीं। अगर धीरे-धीरे हो रही है, ठीक है, या नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस केस पे मान लो हमने किसी बॉडी पे खींचा, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने इंक्रीज़ कर दी, अब इसकी लेंथ और नहीं बढ़ रही है। हमने फोर्स अप्लाई किया 10, बॉडी के अंदर कितना फोर्स अप्लाई हुआ 10, ठीक है? तो उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना हो गया 10 हो गया। हमने उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, वो जो आएगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन इक्विलिब्रियम स्ट्रेस इक्वल इज़ अ, इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स इज़ इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। तुम इस डेफिनिशन में यूज़ कर सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन फिर तुमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? और यहाँ पे ये कौन-सा एरिया होता है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है? मान लो अगर ये कोई बॉडी की शेप अगर ऐसी है, हमसे बोला जाएगा कि हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, तो हम ये वाला एरिया लेंगे। अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, तो हम ये वाला एरिया लेंगे। जहाँ जिस एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो वाला एरिया लेंगे, ठीक है? और बेसिकली स्ट्रेस वर्ड क्यों बनाया गया है एक्चुअली, इसको समझने के लिए थोड़ा-सा एक ले लो, मान लो कि कोई एक वायर है, मैंने बोला कि एक वायर है जो कि फ़ोर्स 10 सहन कर सकती है, और मैंने बोला कि दूसरी वायर है जो कि फ़ोर्स 20 सहन कर सकती है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन-सी वायर बेटर है? तुम सीधे बोलोगे 20 वाली, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? अगर मान लो मैंने बोला कि ये 10 सहन करता है, ठीक है? और इसका एरिया है सिर्फ मान लो 1, ठीक है? और मैंने बोला कि ये 20 सहन करती है, लेकिन इसका एरिया जो है ना वो है 5, ठीक है? 20 सहन करती है। अब देखो, अब तुमने बोला कि अच्छा इसका 1 सहन करता है 10, इसका 1 सहन करता है 4, तो ये हम इस ये चूज़ करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जब कंपैरिज़न करते हैं, ठीक है? तो हम लोग कंपैरिज़न कैसे करते हैं? हम थोड़ी ना बोला जाएगा कि मैंने पूछा कि वहाँ बोला कि वहाँ पे एप्पल जो है वो हमको मिल रहा है ₹100 का, ठीक है? 1 किलो, ठीक है? ₹100 का एप्पल है, और बोला कि अच्छा वहाँ पे कितना है? तो बोला वहाँ पे एप्पल जो है ₹50 का है। तो तुम बोलोगे अच्छा ₹100 का है, वो महँगा होगा। अरे ये भी तो देखो क्वांटिटी कितनी है, वो बोलेगा ₹100 का 1 किलो है, ठीक है? और यहाँ पे बोलेगा ₹50 का 250 ग्राम का, ठीक है? तो फिर महँगा कौन-सा होगा, ठीक है? तो हमको इस तरह से हमको चीज़ों को जो देखना होता है ना, हमेशा यूनिट की तरह से देखते हैं, इसलिए थोड़ा-सा उसको स्ट्रेस वर्ड को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इन कंपैरिज़न टू फोर्स, ठीक है? कि हम रीस्टोरिंग हम देख लेंगे इक्विलिब्रियम में कि भई यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया, तो हम उसके कंपैरिज़न से देख सकते हैं। अब आगे देखो, रीस्टोरिंग फोर्स की अलग-अलग हमने उसको क्या कहते हैं कैटेगराइज़ करके रखा हुआ है, ठीक है? रीस्टोरिंग ये जो स्ट्रेस को हमने अलग-अलग वैसे कैटेगराइज़ करके रखा हुआ है। स्ट्रेस का अगर हम देखें ना तो स्ट्रेस एक हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है? एक हमारा हो जाता है शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है? और एक हमारा हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है? हमारा जो जीवन का स्ट्रेस है ना, ठीक है? तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है ना, इसको भी 2 पार्ट में बाँटा गया है, ठीक है? एक हो जाता है हमारा यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस, एक हमारा हो जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ वाइज़, टेंसाइल मतलब खींच के लंबा कर दो, रॉड है, इधर लगाओ फोर्स, इधर लगाओ, ठीक है? दिस इज़ टेंसाइल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस बॉडी को खींच के लंबा करता है, ठीक है? वो टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है? तुम्हारे कोई दोनों हाथ पकड़ के दोनों तरफ से खींचे, ठीक है? और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मान लो हमने ऐसा लिया, ठीक है? और अ,
ये हमने इस पे इधर अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई किया और इस पे हमने अंदर की तरफ अप्लाई फोर्स किया, ठीक है। ये क्या कहलाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी लेंथ वाइज का ही है ना, ठीक है। अच्छा, शियर, शियर का मतलब क्या होता है? तुम देखिए ये जो क्या कहते हैं जो भेड़ होती है ना, भेड़िया जो होती है, ठीक है, जिससे वूल मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो शिप, तो उसपे उसका जो वूल जो उतारते हैं ना, ठीक है, वो वूल जो उतारते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम लोग शियर कहते हैं। तो कैसे वो जब हटाते हैं वूल तो अलोंग द सरफेस जाता है ना। इन द सेम वे जो शियरिंग स्ट्रेस होता है ना, ये अलोंग द सरफेस का होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे एक ऐसे करके एक क्यूब मैंने लिया और इसको मैंने क्या किया, सरफेस को मैंने ना यहाँ पे फेविकोल से लेकर के चिपका दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, फेविकोल से चिपका दिया और मैंने क्या किया, ऊपर से ना मैंने ऐसे करके फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स जो मैंने अप्लाई किया ना यहाँ पे, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि ये अलोंग, जैसे कैसे अलोंग द सरफेस लग रहा है ना, ठीक है। और अगर हम इसको एक्चुअली सिंपल डायग्राम में देखेंगे ना, तो उस खाली सामने का मुंह देखते हैं इसका हम लोग, तो हम लोग इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये इसका जो शेप होता है ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है। एक्चुअली क्यूब है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया है नीचे में, अ, इसको खाली सामने का फेस दिखाने के लिए, ये वाला फेस दिखाने के लिए हमने कर दिया इसको, ठीक है। और नीचे से फिक्स रखते हैं। तो इस वाले जो ये जो फोर्स होता है ना, ठीक है, इस फोर्स को हमने क्या किया, इस एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर भी हमने क्या किया, फोर्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या आता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसकी 2 कैटेगरी है। एक हो जाता है शियरिंग स्ट्रेस, फोर्स हमने लगाया, इस एरिया से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर वाले एरिया के साथ। ये वाला कौन-सा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आगे देखा गया, ठीक है। तुम मान लो क्या कहते हैं, नदी में कूद गए, ठीक है। अब तुम नदी में एकदम अंदर तक के स्विमिंग पूल में गए, ठीक है, तो मतलब अंदर तक के थोड़ा-सा लॉन्गिट्यूडनल में जो भी एरिया पे हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, जिस एरिया पे भी हम लगा रहे हैं ना फोर्स, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, और ये मान लो बॉडी हमारा शेप ऐसा है, ठीक है, तो हम तो फोर्स ऐसा लगा रहे हैं ना, हमारा फोर्स तो ऐसा है, तो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, इसके अंदर ये एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया ले लेंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ वाले दो, यहाँ पे दोनों में अलग अलग स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अ, हम वापस हम वापस अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम लोग के भी क्या एग्जाम है, तो मैं अ, ये एक काम करो ना, छोड़ दो, ज्वाइन मत करना अभी, ठीक है, तो एक्चुअली दूसरे बच्चों को पढ़ाना अभी, अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इतना घर पे अच्छे से पढ़ लेना। कल जो है ना, कल फिर मैं एक क्लास ले लूंगा, देखता हूँ 3 बजे, 3 बजे नहीं तो फिर मैं कल 8 बजे क्लास ले लूंगा ना, तो कल मैं फिर 2 पीरियड ले लूंगा, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा तुम लोग के स्कूल में भी एग्जाम है ना, आज छोड़ देना, ठीक है, कल मैं ले लूंगा। अब यहाँ पर देखना कि वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, मान लो तुम नदी के अंदर चले गए, ठीक है, तुम्हारे ऊपर ना हर तरफ से पानी क्या करता है, तुम्हारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। मान लो कि ऐसे करके कोई बॉडी है, ओके, तो मैं ना कल तुम लोग की क्लास 3:15 बजे लूंगा ना, तो मैं कल वहां पे लगभग 1.5 घंटे की क्लास लूंगा कल, ठीक है। मैं ये वाला चैप्टर जो है ना, मैं ऑलमोस्ट कल नक्की कर दूंगा, क्योंकि ये तुम लोग के आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, समेटिव में भी आ रहा है। मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे हमने क्या किया, अरे नहीं कल तो मेरे को 1 मिनट रुको, कल तुम लोग को 7 बजे तुम लोग की कल कोई क्लास है क्या, 8 बजे केमिस्ट्री क्लास है। मैथ्स कितने बजे तुम लोग का कल? अरे तुम लोग का फिजिक्स की एग्जाम कब है रचित? स्कूल में कब एग्जाम, ट्यूसडे तुम लोग की को डेट कौन सी है? ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को है। तो कल 6 बजे कोई क्लास है क्या तुम लोग की, 5 बजे 6 बजे?
नहीं सर। ठीक है, हाँ तो ठीक है, 4-5 बजे मैं क्लास रख दूंगा। ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा, होपफुली 4:30 के आसपास होगी क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बॉडी को लिया जिसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये पानी क्या करता है, इसके ऊपर हर जगह पे फोर्स एक्सर्ट करता है ऐसा। ठीक है, ये वाला जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना, जो कि सरफेस को नॉर्मल लगता है, ये फोर्स जो होता है ना, ये बॉडी को चाहता है दबाना, ठीक, कॉम्प्रेस करना चाहता है। हमने क्या किया, यहाँ वाले फोर्स को ले लिया। ठीक है, और हमने उसको क्या किया, एरिया से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब फोर्स पे एरिया करेंगे तो ये तुमको पता है, ये वाला जो चीज तुमने पढ़ा था क्लास 9th में भी, कि इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। यहाँ जो फोर्स पे एरिया, इस केस पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, मतलब ऊपर में अलग होगा। ठीक है, जैसे अंदर से लग रहा है, चेंज इन प्रेशर मतलब क्या हो गया, अम, कि अंदर से मान लो जैसे कि अंदर हमारा एयर है। ठीक है, वो बाहर की तरफ अप्लाई अप्लाई करता है प्रेशर 100, उसके ऊपर में प्रेशर है मान लो 120, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस की पढ़ाई तब होती है जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस अपॉन एरिया। ये कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। याद रखना, अगर यहाँ पे कोई फोर्स तुम सरफेस के अगर ऐसा देख रहे हो, टेंजेंट, दैट विल नॉट बी काउंटेड, बिकॉज टेंजेंट वाला फोर्स यहाँ बॉडी को कॉम्प्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, खाली हम कौन सा देखते हैं, नॉर्मल फोर्स देखते हैं, लिखा है मैंने, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर हो गई सबको, बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन, जैसे देखो, मैंने बोला कि हम स्ट्रेस क्यों पढ़ते थे, क्योंकि हमको ये यूनिट एरिया के लिए बताता था फोर्स। और हम स्ट्रेन क्यों कर पढ़ते, मान लो कि बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी लेंथ बढ़ गई 1 सेंटीमीटर, दूसरे बॉडी पे हमने बोला उस पे अप्लाई किया, उसकी लेंथ बढ़ जाती है 5 सेंटीमीटर। हमने बोला कि इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ी है, मतलब ये कम इलास्टिक है ना, क्योंकि लेंथ कम बढ़ी है। उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ी है, मतलब वो, सॉरी, जिसकी लेंथ कम बढ़ी है वो ज्यादा इलास्टिक है, जिसकी लेंथ ज्यादा बढ़ी है वो कम इलास्टिक है। लेकिन खाली 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से काम नहीं चलने वाला है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी, है ना। मान लो 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ बढ़ी है, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी खाली 1 मीटर, जिसकी 5 सेंटीमीटर बढ़ी है, ठीक है, उसकी लेंथ अलग होगी। ठीक है, उसकी लेंथ मान लो थी खाली 0.1 मीटर। तो हम क्या बोले कि हम स्ट्रेन वर्ड बना करके रखते हैं। ठीक है, और स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। जब मैं डायमेंशन बोलता हूँ, उसमें लेंथ ब्रेथ एरिया वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, और स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेन भी क्या होता है, 3 टाइप का होता है। ठीक है,